गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यही मेरी संस्कृति है, यही मेरी सभ्यता है, यही मेरे गुरुओं ने सिखाया है, यही मेरे गुरुजन हैं जो मुझे आज इस गुरुत्वाकर्षण के कारण जहां मैं खड़ा हूं वो गुरु ही मेरे गरूर का कारण है। इसलिए मैं हमेशा और तन मन धन से इस मंच से अपने समस्त गुरुओं को नमस्कार करता हूं, नमन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज आपके सामने खड़ा होके आप सबको संबोधित कर सकूं और उनके ज्ञान सागर से कुछ बूंदें चुराकर आपको प्रेरित कर सकूं। सभी गुरुजनों का मेरी तरफ से सबके श्री चरणों में नमन है। आप सबको मेरा नमन है। जिंदगी में ना कोई राह आसान चाहिए, जिंदगी में ना कोई राह आसान चाहिए, ना कोई अपनी खास पहचान चाहिए। बस एक ही दुआ मांगते हैं भगवान से कि आपके चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान चाहिए, प्यारी सी मुस्कान चाहिए। आप सभी जो मेरे श्रोता हैं, जो मेरे इस वीणा वादनी सरस्वती के चलते जो मेरी आज जीवा चल रही है उसको सुनने में जो यहाँ पे बैठे हैं वॉलंटियर्स और मेरे गुरुजन और मंचासीन गणमान्य लोगों को मेरा प्रणाम और मेरे मुंह से अगर कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा करना। मैं सर्वप्रथम इस विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमती कमला देवी जी उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस विद्यालय को एक नई दिशा दी है, जो कि इससे पहले भी प्रधानाचार्य थे, उन्होंने भी इस स्कूल को चमकाने में कोई कमी नहीं छोड़ी और उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, जो कि प्रधानाचार्य ने आगे उसी दिशा में उसको अग्रसर किया है। मैं एनएसएस इंचार्ज श्री कुलभूषण वर्मा जी, पीओ श्रीमती सरोज जी, लेक्चरर हिस्ट्री, एनसीसी और लेक्चरर फिजिक्स श्री प्यारचंद गुरु जी, डॉक्टर वासुदेव शर्मा लेक्चरर हिंदी, इस इलाके के प्रधान श्रीमती शकुंतला देवी जी, वार्ड मेंबर इंदू जी, पूर्व में रह चुके प्रधान ग्राम पंचायत टीरा से श्री मदन जी मेरे गुरु भाई हैं, इनका भी मैं अधिक आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने आपके लिए समय निकाला और यहाँ आए। वार्ड मेंबर श्री सुरजीत जी, वार्ड मेंबर श्री शर्मन जी, आप सभी को मैं नमन करता हूं और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं खुशकिस्मत हूं कि मेरे बारे में गुरु जी ने पहले से ही बहुत सारे विचार प्रकट किए। मेरी जो स्तुति इन्होंने की है मैं इसका बहुत बहुत आभार हूं, बहुत धन्यवादी हूं, क्योंकि गुरुओं का आशीर्वाद एक ऐसा आशीर्वाद है जो कल पर्यंत भी ऐसा ही रहता है। श्री रामचंद्र को जब धरा पे उतारा गया था तो गुरु की ही वाणी थी, गुरु का ही आशीर्वाद था और उनको आना पड़ा था। मैं उसी राजा रामचंद्र की प्रेरणा स्रोत बन के इन गुरुओं को बारंबार प्रणाम करता हूं, जिन्होंने इस सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखा है। मेरा सीधा लक्ष्य आपको समझाने का यह होगा कि आप इस एनएसएस कैंप में वॉलंटियर्स बन के जो 7 दिन के
कार्यक्रम आपका चला हुआ है, उसमें आपका क्या योगदान है और क्या आप करते हैं और किस तरह से आपका राष्ट्रीय उत्थान होगा और साथ साथ अपना भी विकास और आपका अपना व्यक्तित्व कैसे निखरेगा। मैं सीधे तौर पर इसी के ऊपर जाऊंगा और साथ में अपनी सभ्यता, संस्कृति और स्वास्थ्य के ऊपर आपको प्रेरित करूंगा और आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप कुछ जो मेरी बातें होंगी बताई हुई उनके ऊपर अमल करेंगे और इस राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देंगे। गुरु की जो मैंने अभी व्याख्या की, गुरु की व्याख्याओं में जैसे कि मैंने पहले ही कहा, पर ब्रह्म है, पर विष्णु से ऊपर है, भगवान शिव से ऊपर है। गुरु एक ऐसा व्यक्तित्व है जो कि राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाता है। राष्ट्र विद्या और शिक्षक, राष्ट्र विद्या और शिक्षक और विद्यार्थी ये ऐसे स्तंभ हैं जैसे गाड़ी के 4 पहिए होते हैं जिनके बगैर गाड़ी चल नहीं सकती और ना ही कभी चलेगी। श्री विष्णुगुप्त चाणक्य की जय हो, उनकी जय हो। जितनी भी बार उनकी जय हो कम है, क्योंकि उन्होंने राष्ट्र धर्म का जो पाठ इस धरा पे, इस भारत भूमि की धरा पे दिया है, वो शायद ही कोई ऐसा शिक्षक होगा जो राष्ट्र धर्म के लिए जिया और राष्ट्र धर्म के लिए ही मरा। धन्य है वो चाणक्य जिन्होंने ऐसे लाल को जन्म दिया कि जिसने शिक्षकों की परिभाषा ही बदल दी। चाणक्य उनके पिता का नाम था, चाणक्य उनका अपना नाम नहीं था। चाणक्य उनके पिता का नाम था और उनका नाम क्या था? उनका नाम क्या था पता है आपको? बोलो, कोई बोल रहा है इधर से, बोलो, खड़ा होके बोलो। मैंने अभी बोल भी दिया। वैसे नकल के लिए भी अक्ल चाहिए होती है ना? ये बात शायद आपने अक्सर सुनी होगी कि नकल के लिए भी अक्ल चाहिए होती है। और अक्ल कब आएगी? जब आप एकाग्र होंगे। जब आप एकाग्र ही नहीं होंगे तो आपको नकल के लिए भी अक्ल नहीं होगी। एकाग्रता एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एकाग्रता एक बहुत बड़ा विषय है जो कि आज की डेट में, आज की तारीख में बहुत कम देखने को मिलता है। किसी को पता लगा कि मैंने इतना बड़ा टॉपिक बोला और उसमें मैंने नाम भी लिया और आपको वो नाम याद नहीं आ रहा है? विष्णुगुप्त, शुक्र है। उनका नाम विष्णुगुप्त था। वो एक महान व्यक्तित्व थे। जैसा कि गुरु जी ने अभी कहा, मैं उनके वाक्यों से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ हूं और कुछ क्षणों के लिए मेरे दिल में ऐसा भी हुआ कि ऐसा कृत्य उनके साथ जो हुआ, उनके परिवार में जो घटना घटी, मैं उसके लिए अपनी जो फेडरेशन है उनकी तरफ से माफी चाहूंगा। लेकिन मैं चाणक्य के ऊपर आना चाहूंगा, क्योंकि जब आचार्य विष्णुगुप्त जी के पिता को धनानंद के पिता ने उसको सूली पे चढ़ा दिया, मार दिया, तो विष्णुगुप्त अकेले पड़ गए। विष्णुगुप्त ने अकेले अपने पिता का शरीर उठाया, अकेले अपने पिता की चिता जलाई, अकेले ही उन्होंने सारा क्रियाकर्म किया, सारा संस्कार निभाया। और जब संस्कार निभाने के बाद वो अपने घर पहुंचे तो माई रोई, तो माई बोली, उनकी जो मैया थी वो बोली कि बेटा आज सब कुछ खत्म हो गया, आज सब कुछ खत्म हो गया और आज हमारे पास कुछ नहीं रहा।
आपके पिता इस संसार में नहीं रहे, उनको उनका अपमान हुआ है। तब विष्णुगुप्त ने क्या कहा अपनी मां से, सुनो। उन्होंने कहा, मैया आपका पति मरा होगा, आपने पति खोया होगा, इस समाज ने, इस रिश्तेदारी ने उनका कुछ अंश खो दिया होगा, लेकिन मेरे खून की एक एक बूंद में, मेरे खून की एक एक बूंद में चाणक्य बन के बह रहा है। वो मेरे अंदर जीवित रहेंगे जब तक मैं जीवित रहूंगा। और उसके बाद उन्होंने जो संकल्प लिया, उस संकल्प को आज कौन नहीं जानता है, आज उस संकल्प से कौन नहीं वाकिफ है। आज उनका नाम बड़े बड़े दिग्गजों में लिया जाता है। बड़ी से बड़ी जब कोई गाथा होती है तो विष्णुगुप्त आचार्य का नाम तक्षशिला के सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है। वो तक्षशिला आज भी उस चाणक्य को याद करती है, विष्णुगुप्त को कोई नहीं जानता। इसी तरह से मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे अपने जब हमारे से छोड़ के चले भी जाएं तो वो हमारे अंदर ही जीवित रहते हैं। हाँ, कुछ वाक्य ऐसे हो जाते हैं कि जो हमेशा हमें सामाजिक तौर पे पीड़ा देते रहते हैं। तो अपने अंदर उस विष्णुगुप्त को जगाइए उस महान आत्मा के बोले हुए वचनों को और उज्ज्वलित कीजिए अपने भविष्य को। राष्ट्र निर्माण में आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। राष्ट्र निर्माण एक ऐसा निर्माण है जो कि शिक्षक ही दे सकता है। और आपके पास गुरु कुलभूषण जी, गुरुजी प्यारचंद जी, गुरुजी वासुदेव सर जी, मैडम सरोज जी और प्रधानाचार्य कमला जी, ऐसे ऐसे शिक्षक यहाँ पे हैं जिनका मैं जितना व्याख्यान करूं कम है। ये आपके लिए प्रेरणा स्रोत होंगे और ये इन्हीं गुरुओं के चलते आज मैं जो कुछ हूं आपके समक्ष हूं। इन गुरुओं के चलते ही इस शिक्षा का और इस राष्ट्र का निर्माण हुआ है और राष्ट्र ने आज यहाँ तक जो उन्नति की है वो शिक्षकों की बदौलत की है। मैं इनके चरणों में बारंबार सत नमन करता हूँ। प्यारे बच्चों, जिनकी दृष्टि में राष्ट्र धर्म को जो शिक्षक शिक्षा नहीं देता और जिनकी दृष्टि में ये राष्ट्र धर्म नहीं है और वो जो शिक्षक जो इसकी शिक्षा नहीं देता वो शिक्षित ही क्या है। अमृत की अपेक्षा रखने वालों को अक्सर विष पीना पड़ता है। अमृत की अपेक्षा रखने वालों को अक्सर विष पीना पड़ता है। जिस तरह शिव जी ने इस प्रकृति को बचाने के लिए हलाहल में अपना विष पान किया और उसको हलाहल में ही अटका दिया। तो ऐसा कौन आदमी है जो कि जिसने संघर्ष नहीं किया इस दुनिया में आके? ऐसा कौन सा है इंसान जिसने पीड़ा ना सही हो? और एनएसएस एक ऐसा जरिया है, राष्ट्रीय सेवा का जो एक जज्बा है वो एक एनएसएस से अलावा मैं नहीं समझता हूं कि कहीं और से आ सकता है। राष्ट्र धर्म की जो शिक्षा आप आज यहाँ से लेने जा रहे हैं वो शायद ही आपको कभी मिले। इन 7 दिनों में जो राष्ट्र धर्म आप सीखेंगे वो भाईचारा, वो संस्कृति, वो सभ्यता जिसके बारे में आपको कभी ज्ञान ना होगा, जो आप यहाँ से सीख के जाएंगे, आपको ताउम्र आपको उसका लाभ मिलेगा। और जब हम इस लाभ को आगे बढ़ाते हैं तो समाज का निर्माण होता है। एक अच्छे समाज का निर्माण तभी होता है जब एक अच्छा शिक्षक
आपको शिक्षा दे। और जब आप शिक्षा ग्रहण करें तो आपके अंदर एक अच्छे स्वास्थ्य का होना बहुत जरूरी है। एक अच्छा स्वास्थ्य तभी आएगा जब आप एक अच्छे योग में रहेंगे, एक सूत्र में बंधेंगे। अगर आप स्वस्थ जीवन चाहते हैं तो आपका स्वास्थ्य कैसे उजागर होगा? कैसे आप अपने स्वास्थ्य का निर्माण करेंगे? कैसे आप राष्ट्र का निर्माण करेंगे? कोई बता पाएगा? कोई बता सकता है मुझे कैसे आप एक अच्छे स्वास्थ्य को अपनाएंगे? बता सकते हैं कोई? अगर आप में ये आत्मविश्वास नहीं है तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको यहाँ 7 दिवस का कैंप जो कार्यक्रम है किसी काम नहीं आएगा। अगर आप में आत्मविश्वास नहीं है जवाब देने का तो आप अपनी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। आप अपने मन को सोचिए, अपने मन में उछलते हुए उन विचारों को बार बार प्रेरित कीजिए कि मुझे बोलना है। जो आपके मन में आए वो बोलिए। अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरा यकीन मानिए, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज है और आत्मविश्वास भी एक अच्छे स्वास्थ्य के साथ ही आता है। अब आप बता सकते हैं कि एक अच्छा स्वास्थ्य क्या होता है? बोलो भाई, आप बोलो, खड़ा के बताओ जरा। आप किसी में आत्मविश्वास नहीं है इतना। बोलिए जरा। सर, मेंटल फिटनेस एंड फिजिकल फिटनेस। मेंटल फिटनेस एंड फिजिकल फिटनेस। वेरी गुड। और राहुल और सर, जो नशे की आदत को ना अपनाता हो और फिजिकल फिटनेस करता हो, है जी, तो जो नशे की आदत को ना अपनाता होगा ना और फिजिकल जो है फिट रहता हो। ठीक है। निशिका। और कोई? बैठ जाओ प्लीज। निशिका बोलो बोलो, खड़े हो निशिका। और कोई? सर, अपनी सेहत का ख्याल रखना और सही टाइम पे खाना खाना। सही टाइम पे खाना खाना। स्वास्थ्य भजन। स्वास्थ्य कितना बड़ा शब्द है ना, बहुत बड़ा शब्द है। इसको पढ़ते पढ़ते मुझे 6 साल लग गए और आपने मिनटों में इसकी व्याख्या कर दी है ना। जब मैं सन 2000 में रोमानिया गया, यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, रोमानिया से मेरी पढ़ाई शुरू हुई तो मेरे पापा मुझे एयरपोर्ट पे छोड़ने गए। मैं गुरु भाई मदन जी से भी ये बात कर रहा था नीचे कि मेरे पापा ने मुझे क्या सिखाया एयरपोर्ट पे जाते जाते। मेरे पापा ने मुझे बोला कि मैं जैसे एंट्री करने लगा ना एयरपोर्ट पे तो उन्होंने रोक लिया मुझे कि बेटा एक मिनट पीछे आ जाओ। उस टाइम मेरी उम्र 17 साल थी, जस्ट 17 साल का हुआ था मैं, है ना। आप सोचते होंगे कि हम तो जी 21-22 साल के हो जाते हैं तब भी सोचते हैं कि यार कैसे जाएंगे वहाँ पे, बच्चे को कैसे भेजेंगे, है ना। तो मैं अभी जस्ट 16 कंप्लीट करके 17 साल में प्रवेश किया था और मेरा जो है बाहर जाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। तो मेरे पापा बोले बेटे वापस आना, 1 मिनट बुलाया उन्होंने मुझे आगे से। मैं गया, मैंने फिर से पहुंच हुए और मैंने आशीर्वाद मांगा उनसे कि आप मुझे आशीर्वाद दो ताकि मैं वहां जिस कार्य के लिए मैं जा रहा हूं उस कार्य को करके आऊं और सफल होके आऊं। तो मैं अपने गुरु भाई मदन जी से बोल रहा था कि उन्होंने बोला कि बेटे क्या करने जा रहे हो। मेरे पापा ने पूछा कि क्या करने जा रहे हो। मैंने सोचा ये बड़ा अजीब सा सवाल पूछ लिया डैडी ने आज जाते जाते। मैं 17 साल का बच्चा था मैंने बोला डैडी पढ़ने जा रहा हूँ। डैडी ने बोला बेटे पढ़ने जा रहे सिर्फ? हाँ जी डैडी, आप पढ़ने भेज रहे हैं मुझे? मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मैं डॉक्टर बनूंगा और डॉक्टर बन के आऊंगा। बहुत अच्छा लगा डैडी जी को कि आत्मविश्वास है। आप मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनना।
आप ये सोचेंगे कि टॉपिक से कहीं भाग रहा हूं, लेकिन टॉपिक वहीं पे होगा। ठीक है, आपको मैं कनेक्ट करता रहूंगा, जहां पे मैं चला हूं वहीं पे चलूंगा, वहीं पे पहुंचूंगा, और आपको सिर्फ एकाग्रता रखनी है। अगर आप समझ नहीं पाएंगे ना, तो मैं छोटी छोटी कहानियां बताता जाऊंगा और आप सोचेंगे कि क्या हो रहा है, बोरिंग हो रहा है ना? ठीक है, तो मैंने अपने पापा को बोला कि डैडी मैं पढ़ने जा रहा हूँ और पढ़ के आऊंगा, यही मेरा जो मेरा मतलब आपने मुझे डिसाइड कराया है, मैंने जो डिसाइड किया है और आपने जो मेरे को इसके लिए हामी भरी है, तो मैं इसी के लिए जा रहा हूँ। तो मेरे डैडी को बहुत अच्छा लगा। मेरी मम्मी तो रो रही थी ठीक है ना, माएँ रोती हैं अक्सर, है ना, कि छोटा सा तो है फिर जाएगा, है ना। पापा थे, मामा जी थे साथ में, तो डैडी जी को अच्छा लगा कि लड़के में आत्मविश्वास तो है, ये बात उनको अच्छी लगी। आत्मविश्वास से भरा हुआ है, करेगा कुछ तो करेगा। लेकिन मेरे डैडी ने वहीं पे मेरे को रोका और बोला, देख बेटा, अगर मैंने तुझे पढ़ाई करवानी है, अगर डिग्री ही दिलवानी है, अगर डिग्री ही लेने जा रहा है, क्योंकि पढ़ने के बाद तो डिग्री मिलनी है ना, पढ़ने के बाद तो डिग्री ही मिलेगी। अगर वो कागज का टुकड़ा ही तुम्हें लेना है, तो तू आज अभी इसी वक्त मना कर दे, मैं तेरे को यहीं इंडिया में ही तेरी पढ़ाई करवा के तेरे को कागज का टुकड़ा दिलवा दूंगा। आप समझ रहे हैं मेरे पापा की बात को? मैंने बोला फिर क्या करना है? मैं समझ गया थोड़ा सा। मैंने बोला फिर तो क्या करूं पापा, डैडी क्या करूं बताओ? केवल पढ़ के नहीं आना है, केवल पढ़ के नहीं आना है, मेरे डैड ने बोला। मैंने फिर पढ़ के नहीं आना, फिर मैं क्या करूंगा? पढ़ने तो भेज रहे हो, एक तो पढ़ने भेज रहे हो, ऊपर से बोल रहे पढ़ के नहीं आना है, ये क्या बात हुई? उन्होंने बोला कि पढ़ाई के साथ साथ you have to come with the attitude and gratitude। ये दो चीजें बहुत बड़ी हैं, एटीट्यूड एंड ग्रेटिट्यूड। दोनों में नकारात्मकता भी है और सकारात्मकता भी है। तब मेरे को समझ में आया कि डैडी क्या बोलना चाह रहे हैं। बोलते हैं कि जब तू आएगा ना, पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि तू डिग्री लेके आ जा, पढ़ाई का मतलब ये है कि वहां से ये अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके आना। तू 7 समुद्र पार जा रहा है, एक नई सभ्यता संस्कृति में जा रहा है, एक नए देश में जा रहा है, नई भाषा, नई बोली, नए लोग। वहां पे क्या करेगा? क्या अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूल जाएगा? क्या बन के आएगा वहां से? लफंगा बन के आएगा। डिग्री तो ले लिया और लफंगा बन के आ गया तो क्या फायदा हुआ? वहां से पढ़ाई के साथ साथ अपने व्यक्तित्व को निखार के आना, कैसे बात करनी है, कैसे चलना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। अगर तू ये सब कुछ सीख के नहीं आया तो तेरी डिग्री 0। मैं तुझे नहीं मानूंगा कि तू डॉक्टर है। मेरे पापा ने ना मेरे को अभी तक डॉक्टर नहीं माना था, जब तक मैं जनरल वैली नहीं आया था, है ना। वो बोलते थे ठीक है डॉक्टर है, कोई बात नहीं। और भी मेरे कई रिश्तेदार हैं, बोलते थे कि हाँ बाहर है डॉक्टर, है ना। जब मैं जनरल वैली आया तो मैंने अपने व्यक्तित्व को, जो मेरे को शिक्षाएं उन्होंने दी थी और जो मैं पढ़ के लिख के आया था ना, अब उसकी परीक्षा थी। भाई आप लोग पूरा साल पढ़ते हैं तो लास्ट में परीक्षा होती है कि नहीं होती है? तभी पता लगता है कि 8वीं से 9वीं में जाना है, 9वीं से 10वीं में जाना है। परीक्षा होती है ना बोर्ड की भी। अब तो दूसरा सिस्टम आ गया। हमारे टाइम में तो 5वीं में बोर्ड होता था, 8वीं में बोर्ड था, 10वीं में था, फिर बाद में 12वीं में था, फिर 11वीं 12वीं में भी हो गया। मैं कौन स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ,
गवर्नमेंट स्कूल पहुंच स्कूल से पढ़ा हूँ, खड में स्कूल है। आप लोगों की ही तरह, जैसे कि गुरुजी ने पहले भी बताया मेरे बारे में, मैं उन्हीं स्कूलों से पढ़ा हूँ जैसे कि आप पढ़ रहे हैं। तो आपके अंदर प्रतिभाओं की कमी नहीं है। क्या मेरे अंदर प्रतिभाओं की कमी नजर आती है? क्या मैंने ये प्रतिभा ऐसी ही पा ली? क्या मैं आज इस मंच से बोलने के काबिल बना हूं तो ऐसे ही बन गया? कहां से आया? कहां से आया ये सब? कहां से आया? आप ध्यान से नहीं सुन रहे। कहां से आया? आत्मविश्वास से। आत्मविश्वास से, सेल्फ कॉन्फिडेंस। Excess of everything is bad, always bad. Yes? एक्सेस में अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखोगे वो भी गलत है, वो घमंड है, ठीक है? और लो कॉन्फिडेंस रखोगे तो आप वैसे ही झल्ले हो, है ना? तो ना कम ना ज्यादा। अपना आत्मविश्वास इतना रखिए कि आपको अगर प्रधानमंत्री के सामने भी बोलना पड़ जाए तो आप कॉन्फिडेंटली बोल सके यस सर। वो कमी मेरे को आपके अंदर दिख रही है कि आप लोग एनएसएस के वॉलंटियर होने के बावजूद आत्मविश्वास से कम है। ऐसा क्यों? तो बताएंगे आप मेरे को स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य के बारे में जो चीज हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, अच्छा खाना खाओ, अच्छा पियो, है ना? क्या पियो? शुक्र है पानी बोला तो है ना? नहीं तो शाम को बहुत सारे मिलते हैं पीने वाले, है ना? शाम तक तो होते होते बहुत सारे टहल रहे होते पी के, रोड होने वाले, है ना? हमारे शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने हमारी सभ्यता संस्कृति में हमारे जो ऋषि मुनि थे वो आज जो वैज्ञानिक खोज रहे हैं उन्होंने कई कल्पों पहले खोज रखा है, और स्वास्थ्य के बारे में तो बहुत पहले खोज रखा है। वो क्या है? वो ऋषि मुनियों की देन है हमें। उन्होंने सबसे पहले ही खोज किया था योगा, ठीक है? योगा खोजा था कि नहीं? आज हम योगा करते हैं ना, जब बीमार होते हैं तो क्या जिम जाते हैं हम, तब छोटी छोटी एक्सरसाइजें करते हैं योगा की, अनुलोम विलोम करते हैं ना। हमारे ऋषियों ने पहले ही कहा, हमारे शास्त्र इतने उज्ज्वल हैं, इतने पाक हैं कि मैं नहीं समझता हूं कि हिंदू संस्कृति के अलावा कोई ऐसी संस्कृति मैंने जानी हो, पहचानी हो, देखी हो जो कि इससे उच्च हो। मेरे जीवन में मैंने इतने सारे देश देखे, इतनी सारी सभ्यताएं देखी, संस्कृति देखी, लेकिन मैं अपनी हिंदू संस्कृति से ऊपर मैंने किसी को नहीं देखा। क्यों? हमारी हिंदू संस्कृति में हर मर्ज का इलाज है, हर मर्ज का इलाज है हमारी हिंदू संस्कृति में, हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में। हर वो चीज, जीवन जीने की कलाएं हमारी लिखी हुई हैं कि कैसे जीवन जीना है, कैसे जीवन में हमने रहना है। अगर ब्रह्मचार्य बचपन का बाल्यावस्था है तो बाल्यावस्था में किस तरह से जीना है। अगर हम जब यौवनावस्था में आते हैं तो यौवनावस्था में हम किस तरह से जीना है। जब हम एक अवस्था के बाद हमारी शादी होती है तो हमारा जो गृहस्थ जीवन होता है उसमें हमने गृहस्थ जीवन में कैसे हमने जीना है। फिर हम एक अवस्था के बाद हम बूढ़े हो जाते हैं तो उस वृद्ध अवस्था में हमने कैसे जीना है। 4 अवस्थाएं हमारी, यस है ना? हमारे शास्त्र, हमारे ऋषि मुनियों ने 16 सुख बताए हमारे शास्त्रों में।
इस जिंदगी में, संसार में 16 तरह के सुख होते हैं। क्या आप लोग जानते हैं 16 सुख? क्या जानते हैं आप? स्वास्थ्य के बारे में आप नहीं जानते हैं, आत्मविश्वास के बारे में आप नहीं जानते हैं। एक चीज बहुत अच्छी लगी इस कार्यक्रम में, आप बच्चों में ना जो सांस्कृतिक प्रस्तुतियां थी, उसका मैंने बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट किया, और आप लोग इसके धन्यवाद बताते हैं। आपने इतनी अच्छी प्रस्तुतियां दी, मेरा दिल गदगद हो गया। और मैं मंच पे बैठे हुए गुरुओं से भी, मदन जी से भी और अपने साथियों से यही बात कर रहा था कि ये कितनी अच्छी प्रस्तुतियां इन्होंने दी, गीत गाकर, और खासकर जो लोकल सॉन्ग आपने गाए, जो फोक सॉन्ग हमारे, वही तो हमारी धरोहर है, वही तो हमारा अभिमान है, वही तो हमारा अभिमान है। जो हमारा फोक है, जो लोक है, वही तो हमारा अभिमान है। इनके बगैर तो हम खाली हैं सब कुछ। और जो इन्हीं वैल्यूज को भूल गया, वो खोखला है, वो खोखला है। एक ठीक उसी तरह जैसे कि एक नशे में धुत आदमी को कुछ पता नहीं होता, वो खोखला होता है। इन चीजों के चलते वो अगर हमारे अंदर नहीं है तो हम खोखले हैं। फिर ना तो हमारे तन का विकास होगा, ना मन का विकास होगा, स्वास्थ्य तो दूर की बात है। तो स्वास्थ्य के बारे में आप लोग नहीं जान रहे हैं। क्यों नहीं जान रहे हैं आप स्वास्थ्य के बारे में? कैसे आप अच्छे स्टूडेंट बनेंगे, कैसे आप अच्छा खाना बने? हाँ, सबसे पहली बात ये कि आप वॉलंटियर्स ने बहुत ही अच्छा खाना बनाया था। मैंने ऐसा खाना अपने मतलब जो कहते हैं ना कि हृदय का रास्ता पेट से जाता है, आप लोगों ने मेरा मन उसी टाइम ही जीत लिया कि इतना अच्छा खाना खाया मैंने, और मेरे दिल से वो शब्द निकले जो एक ब्रह्मांड में, जैसे ब्लेसिंग्स, जो आशीर्वाद होते हैं वो ब्रह्मांड में जाते हैं, शब्द गौण बन जाते हैं और गौण बन के हमारे ऊपर कृपा करते हैं। तो चाहे आप सत्य के बारे में कुछ आए ना आए, लेकिन जो मेरे शब्द हैं, जो मेरे बात हैं, वो आप लोगों को इस तरह से रहे कि आप अपने जीवन में चाहे किसी भी मोड़ पे रहें, लेकिन आप एक सफल इंसान हैं। ये मेरा आपको ब्लेसिंग है आप बच्चों को, कि आप अपने जीवन में बहुत अच्छा बने, आप अपने जीवन में बहुत अच्छा करें और इस राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान करें। मैं फिर से स्वास्थ्य के ऊपर इसलिए आऊंगा क्योंकि आप लोग बिल्कुल ढीले बैठ गए हैं, है ना? स्वास्थ्य के बारे में कोई नहीं बता रहा, आप बताओ, आप बताओ। वो बेटी बताएगी, आपके पीछे जो बैठी है गुंजन, बताओ क्या होता है स्वास्थ्य बच्चे? सर, हमारा शारीरिक और मानसिक जो है ना, विकास होना चाहिए। ठीक है, अगला बताइए, अगला वॉलंटियर बताओ। बैठो, बोलो, आत्मविश्वास जगाओ अपने अंदर, दोनों बोल दो। पहले आगे वाले बोल देंगे, बैठो। सोनाक्षी बताएगी सर। सोनाक्षी बताओ बेटा, बहुत इंटेलिजेंट है, तालियां बजाओ पहले से। बहुत बढ़िया। देखो, जो हंस रहे हैं वो अपने ऊपर हंस रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दांत भी उनके हैं और हंसी भी उनकी है। जो हंसते हैं ना दूसरों के ऊपर, उनके ऊपर वैसे ही हंसी आ जाती है, ठीक है ना? ये बच्ची अगर उठ के जवाब देने के लिए उठी है ना, तो ये इसकी
महानता है, क्योंकि इसके अंदर आत्मविश्वास है जो कि आपके अंदर नहीं है। इसलिए आप अपनी खिल्ली खुद ही उड़ा रहे हैं। ठीक है, आप बताएं बेटा। बोलो बेटा। आप गलत भी बोलेंगे मैं तब भी सुनूंगा। बोलो अगर नहीं बताएंगे तो देखो फिर तो सच में हंसी का पात्र बन जाओ। बोलो बेटा, जोर से बोलो, अच्छा बोल रहे हो आप। अच्छा बोल रहे हो, बोलो। स्वास्थ्य के जो वो साफ सुथरा करना नहीं है, हम्म। बल्कि दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार, अपना चलना उठना फिरना, बिल्कुल। स्वास्थ्य का है। ठीक है, थैंक यू। बहुत मिला का जवाब था ये। मैं सीधे सीधे तौर पर आपके पास आता हूँ। एक स्वस्थ जीवन के लिए अनुशासित होना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन इज द की ऑफ गुड हेल्थ एंड सक्सेस। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, अगर आपके अंदर अनुशासन नहीं है, तो आप कैसे स्वस्थ रहेंगे बताओ? भाई हाथ धोने के लिए भी तो डिसिप्लिन चाहिए ना। अगर आपको ये डिसिप्लिन ही नहीं है कि मैंने हाथ धोने, तो आप ऐसे ही खाना खा जाएंगे। तो आपके अंदर अनुशासन की कमी होगी, तो आप कैसे स्वस्थ रहेंगे? आप स्वस्थ रह ही नहीं सकते। आप अपने स्वास्थ्य को बनाने के लिए पहले अनुशासन को अपनाएं, अनुशासन का अनुसरण करें। अनुशासन क्या है? अनुशासन से ही आपकी सारी जिंदगी एकदम इजी हो जाती है। अगर आपके अंदर अनुशासन की कमी होगी तो आप अपने स्वास्थ्य को कभी भी अच्छा नहीं बना पाएंगे। ना तो आप अच्छे से खा पाएंगे क्योंकि आपके अंदर अनुशासन नहीं है, ना आप नहाने की प्रक्रिया को कर पाएंगे क्योंकि आपके अंदर अनुशासन नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि सुबह उठ के नहाना कितने बजे होता है, स्कूल चलने से पहले मुंह धो के आ गए, है ना? क्योंकि आपके अंदर अनुशासन नहीं था, इसलिए आप टाइमली उठे नहीं, और तब तक तो स्कूल का टाइम हो गया था और स्कूल का काम भी सुबह ही किया है। 7 बजे उठ के स्कूल का काम किया है क्योंकि रात को तो नींद आ गई थी जल्दी से, या फिर गैजेट्स के साथ टाइम बिताया होगा। ठीक है, तो अनुशासन आपके अंदर वो चीजें पैदा करता है जिसके लिए आप अपने व्यक्तित्व को सबसे अलग बना देते हैं, सबसे डिफरेंट। आप अपने अंदर अनुशासन लाएं, आप अपने अंदर अनुशासन लाएंगे तभी स्वस्थ बनेगा। अब स्वस्थ बनाने के लिए आपको सुबह जल्दी उठना है, टाइम से खाना है, टाइम से नहाना है, अपने हाथ धोने हैं, नाखून काटने हैं, टाइम से पढ़ने बैठना है। अगर आप ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट करते रहे तब तो हो गया काम। तब 16 सुखों जो हमारे ऋषि मुनियों ने लिखे ना, उनमें से एक भी सुख आपको नहीं मिलेगा। और उन 16 सुखों में सबसे पहले जो सुख लिखा वो क्या लिखा? आपको पता है? नहीं पता? 16 सुखों में सबसे पहला सुख जो लिखा ऋषि मुनियों ने, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में हो माया। तो जब माया कैसे आएगी? माया मतलब पैसा, है ना, धन दौलत ये सब कुछ। तो पहला सुख ऋषियों ने इसीलिए निरोगी काया लिखा क्योंकि जब निरोगी काया होगी तभी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, अच्छे से काम कर पाएंगे। भाई दिहाड़ी देने के लिए भी तो शरीर मजबूत होना चाहिए ना, स्वस्थ होना चाहिए कि नहीं? बीमार आदमी दिहाड़ी करता हुआ देखा कोई? करता है कोई बीमार आदमी दिहाड़ी? नहीं करता ना। तो इसीलिए पहला सुख निरोगी काया। अपनी काया को, काया मतलब शरीर, अपने शरीर को निरोगी बनाइए। हम अपने शरीर को निरोगी कैसे बनाते हैं? गलत खान पान, नशे की लतें, नशे की लत से ही शरीर खराब होता है? नशे की लत से ही शरीर खराब होता है? नहीं।
नशे की लत से ही शरीर खराब नहीं होता है। गलत खान पान, मोमो, बर्गर, पिज्जा, है ना, पकौड़े, समोसे, है ना, पराठे, ये सुबह सुबह अगर आप प्रचुर मात्रा में खा लो ना तो तब भी स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आप अपने स्वास्थ्य का निर्माण करें, तभी इस राष्ट्र का निर्माण होगा। और राष्ट्र निर्माण कैसे होगा? जब आप निरोगी रहेंगे। तो अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए और अच्छे से अनुसरण कीजिए। अनुसरण तब होगा जब अनुशासन आएगा। क्यों पड़े हो व्यर्थ की बातों में, हम देश का बेहतर कल हैं। क्यों पड़े हैं व्यर्थ की बातों में, हम देश का बेहतर कल हैं। चमकेंगे एक दिन अंबर में, हम देश का सुनहरा कल हैं। चलेंगे अगर सही मार्ग पर तो इतिहास के नाम चलेंगे अगर सही मार्ग पर तो इतिहास में नाम चढ़ेगा। मरकर भी अमर हो जाएंगे, बच्चा बच्चा हमें पढ़ेगा। तो ये चीज क्यों लिखी गई? बच्चा बच्चा हमें पढ़ेगा। ये वो बलिदानी है जिन्होंने इस देश धर्म के ऊपर कुर्बानियां की हैं। इस देश धर्म के ऊपर उन्होंने, अगर वो रोगी होते तब तो होगी थी देश की सेवा, और आत्मविश्वास की हीनता होती और कमी होती तब होगी थी राष्ट्र सेवा। तो आप लोगों को कल का नाम चमकाना है। तो मैं अंत में ज्यादा नहीं इसके बारे में बोलूंगा। अब मैं एक छोटी सी पंक्तियां बोलूंगा जिसके चलते आपको कुछ प्रेरणा मिल सके और कुछ आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो सके। तो मैं समझूंगा कि मेरा आना आपके लिए मूल्यवान रहेगा, वैल्यूएबल रहेगा। एक कविता के जरिए मैं कुछ चीजें कहना चाहूंगा कि हे भारत के राम जागो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। हे भारत के राम जागो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। सुनो हिमालय कैद हुआ दुश्मन की जंजीरों में, आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही। सोए सिंह जागो भारत के, मां भारती तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज रही, उठो मोह निद्रा त्यागो। रण की भेरी बज रही, उठो मोह निद्रा त्यागो। पहला शीश चढ़ाने वाले मां के वीर पुत्रों जागो। बलिदानों के वज्र दंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे और रण के कंकण पहने वो राष्ट्रभक्त की भुजा जगे। अग्निपथ के पंथी जागो, शीर्ष हथेली पर धरकर जागो। रक्त के भक्त लाडले जागो, सिर के सौदागर। खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा प्रमंडा। और रक्त बीज का रक्त काटने वाली जागे आज ये चामुंडा, जागे आज ये चामुंडा। परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का बाण जगे। यदुनंदन का चक्कर जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे। चोटी वाला चाणक्य आगे, पौरुष का पुरुष महान जगे। और सेक्युलस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। उठो वीर पुत्रों, हे भारत माता के राम, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। जय हिंद, जय भारत।